बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। बुध 1 अप्रैल का आगाज हो गया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग का 33वां दिन शुरू होने वाला है और अब हालात निहायत संगीन हो गए हैं, क्योंकि अब से चंद घंटे पहले अमेरिका के एक इंतहाई मोतबर और मौकर खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस ने वो तफसीलात छाप दी हैं कि अरब ममालिक, खलीजी ममालिक कि विश लिस्ट ईरान के खिलाफ क्या है और अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ क्या मुतालबात किए जा रहे हैं। और जवाब में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इन्हीं खलीजी ममालिक की गर्दन पर अंगूठा रख दिया है। आपको मालूम है कि इस जंग के आगाज़ से पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे और उन मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका, आपको मालूम है कि एक इंतहाई मगरूर और घमंडी, ताकत का नशे से चूर एक ऐसा मुल्क, और उसको बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी एक बात अब्बास अराग़ची की, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये फिल्मी डायलॉग बोला गया है। मुज़ाकरात में जब अमेरिका के मुतालबात एक के बाद एक बढ़ने लगे तो एक मौका ऐसा आया कि इस मुज़ाकरात में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि जो चीज़ तुम मैदान जंग में हमसे नहीं जीत सकते वो हम तुम्हें टेबल पर कैसे दे सकते हैं। ये जो मुतालबात तुम कर रहे हो, तुम अगर हमारे साथ जंग भी करोगे तो जंग के नतीजे में भी तुम ये चीज़ें हासिल नहीं कर सकते। तो तुम्हें ये गुमान क्यों कर है कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर ये चीज़ें तुम्हारे हवाले कर देंगे। और इस जुमले की चुभन वाशिंगटन तक महसूस हुई थी। स्टीव विटकॉफ, जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे खसूसी हैं मिडिल ईस्ट के लिए, उन्होंने और जैरेड कुशनर ने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को शिकायत लगाई थी कि देखें, ईरान इस किस्म की पॉस्चरिंग कर रहा है इन मुज़ाकरात में। और उसके बाद आपको मालूम है कि मुज़ाकरात लपेट दिए गए, जंग का आगाज़ हो गया। लेकिन अब अब्बास अराग़ची ने जो डायलॉग बोला था, जो फिल्मी डायलॉग बोला था, वो उसको पूरा करके दिखाने का अज़्म जो है उन्होंने डिस्प्ले किया है, जो उन्होंने गुफ्तगू की है। पहले ज़रा हम देख लेते हैं कि खलीजी मुमालिक, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि हालात जो है वो संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं और तमाम आसार के बेहतरी के और तमाम इम्कानात बेहतरी के वो अब मादूम होते जा रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस, उसने अब से चंद घंटे पहले ये रिपोर्ट छापी है जिसमें उसने लिखा है कि गल्फ एलाइज जो है प्राइवेटली एक केस बिल्ड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने के, जिसकी बुनियाद पर उनको उकसाया जा रहा है कि उस वक्त तक ईरान के साथ जंग लड़ते रहो जब तक ईरान को फैसला कुन शिकस्त नहीं हो जाती। और ये जो मुतालबात हैं, इसकी तफसीलात मैं ज़रा आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। और फिर इसी रिपोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प इंकशाफ होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की और बेंजामिन नेतन्याहू की इस जंग में एक अर्ज मौजूद है कि हमारे साथ इत्तहादी शामिल हो, हमारे साथ नेटो शामिल हो, हमारे साथ यूरोप शामिल हो, हमारे साथ खलीजी ममालिक भी शामिल हो। दूसरी तरफ खलीजी ममालिक चाहते हैं कि वो इस जंग का हिस्सा बने, लेकिन हैरानकुन तौर पर एसोसिएटेड प्रेस ने वो तफसीलात सामने रख दी हैं कि वो क्या बुनियादी वजह है जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप इन अरब ममालिक को अपने साथ इस जंग में शामिल नहीं कर रहे। और वो इतनी हैरानकुन वजूहात हैं कि जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो गल्फ ममालिक के हैं उनको भी इस जंग में अचीव करना चाहते हैं, एड्रेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल है। या यूं समझें कि जिस तरीके से दूसरे दर्जे के शहरियों को ट्रीट किया जाता है इन अरब ममालिक की वक़्त या इन खलीजी ममालिक की वक़्त, डोनाल्ड ट्रंप की और बेंजामिन नेतन्याहू की नज़र में क्या है वो आपको इस रिपोर्ट से पता चलेगा। पहले ज़रा मैं आपके सामने इसकी तफसीलात रख देता हूँ और फिर हम आएंगे अब्बास अराग़ची ने जो गर्दन पर अंगूठा रखा है, जो गुफ्तगू अब उन्होंने की है अल जज़ीरा इंग्लिश से बात करते हुए, उस गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगा लें कि ईरान अपनी इस जंग में जो प्रेशर पॉइंट्स हैं या जो उसके ट्रंप कार्ड्स बन चुके हैं उनको कितने बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल एसोसिएटेड प्रेस वाशिंगटन से ये रिपोर्ट करता है कि जो गल्फ एलाइज हैं, खलीजी इत्तहादी हैं अमेरिका के, जिसमें लीड सऊदी अरेबिया कर रहा है और मुत्तहिदा अरब अमारात, वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को अर्ज कर रहे हैं, उनको उभार रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ इस जंग को जारी रखें। अच्छा, दिस इज़ नो सीक्रेट, सबको मालूम है कि इस जंग के आगाज़ से ये खबरें आ रही थी, लेकिन ये जो तफसीलात हैं ये पहली मरतबा मंजर आम पर आ रही हैं, क्योंकि ये अरब ममालिक AP के मुताबिक आर्ग्यू ये करते हैं कि इस जंग में अब तक तेहरान यानी कि ईरान इतना
कमज़ोर नहीं हुआ, हालांकि 1 महीने तक बाकायदा टनों के हिसाब से और सैकड़ों टन, हज़ारों टन बारूदी मवाद जो है और बारूद बरसाया गया है, आग बरसाई गई है आसमान से। लेकिन ये ममालिक समझते हैं कि अभी तक ईरान जो है इस बॉम्बिंग कैंपेन से कमज़ोर नहीं हुआ। आगे ये लिखते हैं कि जो प्राइवेट ग्रम्बलिंग है इस जंग के आगाज़ में, कि जिसमें इन्होंने शिकवा शिकायत किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि हमें आपने एडवांस नोटिस नहीं दिया, हमें इनफ टाइम नहीं दिया, हमें मालूम नहीं था कि ये जंग शुरू होने वाली है। ये जो अटैक है इसके बावजूद ये भी कहा गया इन ममालिक की तरफ से कि हमें हमारी जो वार्निंग्स थी उनको इग्नोर किया गया। हम ये कह रहे थे कि इस जंग का दायरा जो है वो खलीजी ममालिक तक फैल जाएगा, लेकिन हमारी इन वार्निंग्स के ऊपर कोई कान नहीं धरा डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने। और इसके हमने ये भी बताया था कि बड़े ही तबाहकुन जो है वो नताइज होंगे इस पूरे खित्ते के लिए। लेकिन जो कुछ रीजनल एलाइज हैं एपी के मुताबिक, वो अब एक केस बिल्ड कर रहे हैं वाइट हाउस के सामने कि ये एक नादिर मौका है, ये एक अनोखा मौका है, ये एक बेहतरीन मौका है कि ईरान को और तेहरान को अपाहज कर दिया जाए, माजूर कर दिया जाए और वहाँ पर जो क्लैरिकल रूल है, जो वहाँ पर इनकलाब इस्लामी है, उसको एक ही मर्तबा अब ख़त्म कर डालें। ये बाकायदा मुतालबात किए जा रहे हैं। आगे एपी ये दावा करता है कि जो ऑफिशियल्स हैं सऊदी अरेबिया के, मुत्तहिदा अरब अमारात के, कुवैत के और बहरीन के, उन्होंने अपनी जो प्राइवेट कन्वर्सेशंस हैं उसमें ये कन्वे किया है कि वो नहीं चाहते कि जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो उस वक्त तक इख्तिताम पजीर हो जब तक सिग्निफिकेंट चेंजेस और तब्दीलियां नहीं आ जाती ईरान की लीडरशिप में और ईरान का जो बिहेवियर है उसमें ड्रामेटिक शिफ्ट नहीं आता। इन ऑफिशियल्स के मुताबिक, जिनको जो अगरचे इसके ऊपर कमेंट पब्लिकली नहीं कर सकते, लेकिन उनको जो है ब्रीफिंग्स मिली हैं वाइट हाउस से और उनके पास वो इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इन कन्वर्सेशंस में क्या कुछ हो रहा है। आगे एपी लिखता है कि ये जो पुश है, ये जो गल्फ नेशंस जोर लगा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये गुफ्तगू करना शुरू कर दी है कि मैंने ईरान की लीडरशिप तबाह कर दी है, मैंने पासदारान इनकलाब को तबाह कर दिया है, मैंने उनका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, मैंने उनकी नेवी, उनके नेवल शिप्स, उनकी फ़िज़ाइया सब कुछ बर्बाद कर दिया है। जब डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म के क्लेम कर रहे हैं तो एपी के मुताबिक ये जो गल्फ ममालिक हैं इनके अंदर एक परेशानी और इस्तराब बढ़ता जा रहा है कि ये गुफ्तगू, और इस गुफ्तगू का तो मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैंने तो सब कुछ अचीव कर लिया और मैं यहां से अपना बोरिया बिस्तर इस जंग का लपेट कर गोल होने वाला हूं। ये वो बुनियाद है कि जिस खौफ की वजह से या जिस जो इस्तराब और बेचैनी है, ये उसकी वजह एसोसिएटेड प्रेस लिखता है। फिर वो ये कहते हैं कि अगरचे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने मुल्क में यानी कि अमेरिका में एक बहुत पॉपुलर सपोर्ट हासिल करने में इस जंग की फेवर में नाकाम नज़र आते हैं, क्योंकि 3000 से ज़ायद लोग इस जंग में अब तक अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और इस वक्त पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो शेक करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उसके बावजूद जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको कॉन्फिडेंस किस बात का है, क्योंकि उनके पास मिडिल ईस्ट में जो अपने एलाइज हैं उनकी भरपूर हिमायत हासिल है, इंक्लूडिंग सम दैट वर हेजिटेंट, जो आगाज़ में एक मिलिट्री ऑपरेशन या कैंपेन के खिलाफ थे, अब उनकी भी हिमायत हासिल हो चुकी है। सऊदी अरेबिया इज फाइटिंग बैक हार्ड, जो डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू की उसको ये कोट करते हुए कहते हैं, एयरफोर्स वन पर उन्होंने ये बात की कि सऊदी अरेबिया फाइट बैक कर रहा है, कतर फाइट बैक कर रहा है, यूएई फाइट बैक कर रहा है, कुवैत फाइट बैक कर रहा है और बहरीन भी फाइट बैक कर रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया एयरफोर्स वन पर, जिस वक्त वो वाशिंगटन से जो वाशिंगटन रवाना हो रहे थे अपने घर से फ्लोरिडा से। दे आर ऑल फाइटिंग बैक, ये तमाम अब जो है वो फाइट बैक कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। आगे जो है वो एपी लिखता है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं इनमें अमरीकी जो है वो फौजी अड्डे मौजूद हैं जहां से स्ट्राइक्स कैरी आउट की जा रही हैं ईरान के ऊपर। फिर
उन्होंने ये लिखा कि जो गल्फ में खलीजी ममालिक हैं उसमें तमाम ममालिक का एक जितना दबाव नहीं है डोनाल्ड ट्रंप पर इस जंग को जारी रखने का। सबके मुख्तलिफ किस्म के मुतालबात हैं और फिर उसमें बताते हैं कि जो रीजनल लीडर्स हैं वो अगरचे अगर ब्रॉडली देखा जाए तो वो ईरान के खिलाफ इस जंग के हामी हैं, लेकिन एक गल्फ डिप्लोमेट ने यह बताया कि एक डिवीजन बहरहाल मौजूद है। जो सऊदी अरेबिया है और मुत्तहिदा अरब अमारात वो मिलिट्री प्रेशर ईरान पर बढ़ाने के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हमले किए जाए और बमबारी की जाए तेहरान में और ईरान के तूल अर्ज़ में। यूएई जो है वो इस वक्त ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा हॉकिश नज़र आता है इन गल्फ ममालिक में। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा जोर लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप पर कि एक ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। कुवैत और बहरीन जो है वो भी इस ऑप्शन की फेवर में नज़र आते हैं। यूएई जिसको 2300 से ज़ायद मिसाइल हमलों का सामना रहा है, ड्रोन अटैक्स का सामना रहा है, हैज़ ओनली ग्रोन मोर इरिटेटेड। वो बहुत ज़्यादा जो है वो इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड नज़र आता है जैसे ही जंग जो है वो ना सिर्फ ये कि तूल पकड़ रही है बल्कि जो उसका इमेज है एक महफूज, एक बेहतरीन और एक दौलत के अंबार से भरपूर ऐसी डेस्टिनेशन जिसको तजारत के लिए, टूरिज्म के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत महफूज तस्वुर किया जाता था, ये इमेज उनका टार्निश हो रहा है। ओमान और कतर जो हैं उनके हवाले से ये एसोसिएटेड प्रेस कहता है कि ये दो ममालिक हैं जिनका तारीख़ी एतबार से सालिसी का किरदार रहा है। उन्होंने इकनॉमिकली आइसोलेट किया है ईरान को, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इसका एक सफारती हल इस मसले का ढूंढा जाए। जो डिप्लोमेट जिनसे इनकी गुफ्तगू हुई उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया जो है उसने आर्ग्यू किया है अमेरिका के सामने, अमेरिकी सदर के सामने कि अगर आप जंग को अभी इस मकाम के ऊपर अधूरा छोड़ेंगे तो आपको कोई अच्छी डील जो है वो ईरान के साथ नहीं मिलने वाली, एक ऐसी डील जिससे हमारी सिक्योरिटी जो है वो भी यकीनी बनाई जा सके। सऊदी अरेबिया ने जो है एपी के मुताबिक वो ये कहता है कि इवेंचुअली वॉर सेटलमेंट जो है उसको ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, उसका बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़ डिस्ट्रॉय कर दी जाएँ और ईरान जो है इस रीजन में अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स जो हैं उनकी सरपरस्ती ख़त्म कर दे और आबनाए हुर्मुज़ जो है वो बंद करने की सलाहियत ईरान की ख़त्म कर दी जाए, जहाँ से 20% तेल दुनिया का जो है वो गुज़रता था इस जंग के आगाज़ से पहले। इन गोल्स को अचीव करने के लिए एसोसिएटेड प्रेस लिखता है कि एक बहुत ही तेज़ और तूफ़ानी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि 1979 की इस्लामिक इनकलाब इस्लामी के बाद ईरान अब आज बहुत पावरफुल नज़र आता है। जो अमाराती ऑफिशियल्स हैं इस दौरान वो ये कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जो है ईरान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने फिर आगे कोट किया कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्टेट मिनिस्टर हैं नूरा अल-काबी, उन्होंने ये कहा कि ईरान की जो रजीम है, ईरान की हुकूमत है वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हम लोगों के घरों पर फेंक रही है, ग्लोबल ट्रेड को उसने वेपनाइज कर दिया है, प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है और ये हमारे लिए किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है और हमें एक गारंटी चाहिए कि ये आइंदा नहीं होगा। आगे जो है वो एसोसिएटेड प्रेस लिखता है कि जो वाइट हाउस है उसने डिक्लाइन कर दिया, उसने इसके ऊपर कमेंट नहीं किया स्टोरी के ऊपर कि क्या डेलिब्रेशंस चल रही हैं गल्फ एलाइज के साथ, लेकिन जो मार्को रूबियो हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने ये कहा कि जो अरब एलाइज हैं हमारे, जो गल्फ ममालिक हैं, ये हमारे साथ मुकम्मल तौर पर सिंक्रोनाइज्ड हैं इस कैंपेन और इस जंग के हवाले से। और फिर आगे उन्होंने उसका कोट लिखा गुड मॉर्निंग अमेरिका प्रोग्राम में जो गुफ्तगू कर रहे थे मार्को रूबियो। फिर आगे एसोसिएटेड प्रेस जो है वो इसमें लिखता है कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं वो अर्ज कर रहे हैं अमेरिका को नॉट टू लेट अप, कि छोड़ना नहीं है इसको। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जो किंगडम के डिफेक्टो रूलर हैं, उन्होंने वाइट हाउस ऑफिशियल्स को ये बताया है कि एक फर्दर डिफैंगिंग ऑफ ईरान्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज एंड क्लरिकल लीडरशिप सर्व्स द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट
ऑफ द गल्फ रीजन एंड बियॉन्ड। एक ऐसा बंदा जिसको ब्रीफिंग दी गई है इन कन्वर्सेशंस पर, उसने ये बताया कि मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहे हैं कि हमारे और इस रीजन के और आप लोगों के फेवर में यही है कि आप इस कैंपेन को जारी रखें। उसके बावजूद जो सऊदीज़ हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं इस तमाम मामले के हवाले से कि ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा अरसा नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इससे ईरान को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो ज़्यादा स्ट्राइक्स कैरी आउट कर सकता है किंगडम के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आपको मालूम है कि ये तमाम ममालिक, इनकी मईशतें, इनका मुकम्मल दारोमदार तेल की दौलत पर है और तेल की तजारत के ऊपर है। और अगर ये जंग तूल पकड़ती है और उस तूल की आड़ में ईरान की तरफ से मिसाइल हमले जारी रहते हैं और इनका जो तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल तनसीबात हैं, उनको ऐसा डैमेज होता है कि जिससे रिकवर करने में 4, 5, 6 साल लग जाएं, तो इसका मतलब ये है कि हार्ड कैश लूज़ करेंगे ये ममालिक। आगे जो है वो उन्होंने इसी की तफसीलात रखी हैं। मैं ज़रा इस पर फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ बहुत जुजियात के साथ कि कौन सा मुल्क क्या बात कह रहा है, क्या मुतालबा कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात के गल्फ़ ममालिक जो हैं वो इसको ज्वाइन करेंगे, इस जंग को नहीं करेंगे। इसके हवाले से एसोसिएटेड प्रेस कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक जो खलीजी ममालिक हैं उन्हें ये नहीं कहा कि आप ऑफेंसिव ऑपरेशंस में हमारे साथ मिलकर हिस्सा लें। और उसमें ये एसोसिएटेड प्रेस लिखता है कि इसका एक वजह ये हो सकती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये कैलकुलेट किया होगा कि इट इज़ नॉट वर्थ द कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी अगर आप क्राउड कर देंगे स्काइज को विद एडिशनल मिलिट्रीज बियॉन्ड इसराइल के अलावा आप दीगर ममालिक को लेकर आएंगे। क्योंकि आप देखें जब जंग हो रही है तो जंग में जो लोग शरीक हैं, जो एक फ़ौज के तौर पर अगर ईरान के ख़िलाफ़ लड़ते हैं तो उनको जंग के कंट्रोल रूम तक एक्सेस मिलेगा, उनको वॉर का मैप शेयर किया जाएगा। यानी इसराइल जिसके साथ सऊदी अरब के, कतर के और कुवैत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के हैं, तो जिन ममालिक के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात भी नहीं हैं, हाउ विल दे बी सिटिंग इन द सेम कंट्रोल रूम, वॉर रूम, जहां से बैठकर ये प्लानिंग हो रही है। और फिर आपको याद होगा कि कुवैत में फ्रेंडली फायर कहा गया अमेरिका की तरफ से और 3 F-15 तैयारे गिर गए, उसमें पायलट्स ने इजेक्ट कर लिया था। लेकिन वो इंसिडेंट भी इसी वजह से हुआ था कि उस वक्त तक जंग जो है वो उसका कंट्रोल जो है वो सिर्फ अमेरिका और इसराइल के पास था। उस वक्त तक इन ममालिक के साथ चीज़ें शेयर नहीं की जा रही थी। उन्होंने एक उसको ईरानी हमला तस्वुर करते हुए अटैक किया और फ्रेंडली फायर में 3 अमेरिकी तैयारे तबाह हो गए। और इसी बुनियाद के ऊपर कि अगर आपने इन ममालिक को, इनके एसेट्स को फ़िज़ा में लाना है, इनको बमबारी के लिए जो है इस्तेमाल करना है, इनकी तरफ से बाकायदा इनकी अफवाज की तरफ से कोई फ़ौज कशी करने का काम करना है, तो फिर इनको जो है वो पूरा एक ओवरव्यू देना होगा, इनको एक्सेस देना होगा, अपने एसेट्स का बताना होगा, किन मकामात से क्या कुछ हो रहा है, किसको हमला करें, किसको ना करें, कौन दोस्त है इस सारे मामले में और कौन दुश्मन है। तो ये जुजियात जो हैं उस तक एक्सेस नहीं देना चाहता अमेरिका और ना ही इसराइल ख़ास तौर पर इन ममालिक को ये एक्सेस देना चाहता है कि इन ममालिक की रसाई हो, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहरहाल इसराइल का इन ममालिक के साथ मौजूद है और वो नहीं चाहता कि जब तक अब्राहम अकॉर्ड्स का ये हिस्सा नहीं बन जाते, जब तक हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम नहीं कर लेते, उस वक्त तक हम इनको ये रसाई नहीं दे सकते। अब आ जाते हैं सैयद अब्बास इराक्ची, ईरान के वज़ीर ख़ारजा, जिन्होंने ये गुफ्तगू की थी, जिन्होंने ये कहा था इस जंग से पहले मुज़ाकरात में, और अमेरिका बहादुर को बहुत नागवार गुजरा था कि हम आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर वो चीज़ नहीं दे सकते जो आप जंग करके हमसे नहीं छीन सकते। फिल्मी डायलॉग बोला था और बहुत नागवार गुजरा था अमेरिका को। लेकिन अब अल जज़ीरा ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इसको शाया किया है और ये वो स्टेप है जिसने अरब ममालिक के, खलीजी ममालिक की गर्दन पर अंगूठा रख दिया। सऊदी अरब शायद उस तरीके से अफेक्ट ना हो, यूएई माइट हैव अ वे अराउंड, कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इससे अगर अफेक्ट होगा कोई तो वो होगा बहरीन और कतर, उसके अलावा कुवैत। ये 3 मुल्क हैं जिनकी तमाम तर तेल की, ये तो आपको मालूम है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं, तेल के कुएं चलते हैं,
तेल बिकता है, डॉलर्स आते हैं, ऑयल कंपनीज हैं, उनके झंडे हैं और उनका नाम है कि ये फलां मुल्क है। वो जो रिच ऑयल कंट्रीज़ हैं, इनकी तमाम जो तजारत है, ऑयल की तजारत, वो आबनाए हुर्मुज़ के और पर्शियन गल्फ़ के रास्ते से होती है। और फिर अपने यहाँ ज़ाहिर है कि इनके पास इतना लैंड मौजूद नहीं है, क्या ये सब्ज़ियाँ उगा सकें, ये फ्रूट उगा सकें, ये गंदम उगा सकें। हर चीज़ बाहर से मंगवाई जाती है, वर्कर्स बाहर से आते हैं, वो इनके शहरी नहीं बनते, यहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ सर्व करते हैं, अच्छा कमाते हैं, अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं। लेकिन इन ममालिक का एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि दे आर समहाउ नॉट रियल कंट्रीज़। इसमें तमाम तर डाउन ट्रॉडन से लेके एलीट, सुपर एलीट तक के तमाम तबकात मौजूद नहीं है, बल्कि एक फेयरली अगर आप बात करें तो बहुत ही अच्छे इनकम स्केल वाले इनके शहरी हैं, जिनका इनकम जो है वो स्केल बहुत ज़्यादा है। और उसी बुनियाद के ऊपर जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं और इवन वाइट कॉलर टेक्निकल जॉब्स जो हैं, यहाँ पर आपको इनके अपने शहरी करते हुए कम मिलते हैं। तो इन ममालिक का तमाम तर दारोमदार पर्शियन गल्फ़ पर और इसी के रास्ते अपनी तेल को बेच कर है। और अब्बास इराक़ची ने इस जंग के इस मौके पर, इस मकाम पर, कि जब हम 33वें दिन में जंग के दाखिल हो रहे हैं, 32वें दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और इस वक्त इस जंग का फोकस अमेरिका का और खलीजी ममालिक का ये नज़र आता है कि किसी तरीके से आबनाए हुर्मुज़ का कब्ज़ा छुड़वाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ताने दे रहा है, कह रहा है कि ये पेपर टाइगर है, ये नेटो जो है ये कागजी शेर है, अपने एलाइज को आवाज़ें लगा रहा है कि आओ मेरे साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ खुलवाओ। अगरचे अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें तय होना बाकी हैं, अमेरिका किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी आगे लेकर चलता है। लेकिन अब्बास इराक़ची ने एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही है। उन्होंने कहा है अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए कि जो आबनाए हुर्मुज़ है ये इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है, ये ईरान का हिस्सा है, इज़ पार्ट ऑफ ईरान और इज़ पार्ट ऑफ ओमान। ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं, ये इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है। सो इट इज़ ऑर्डिनरी फॉर ईरान एंड ओमान टू यूज़ दीज वाटरवेज स्ट्रेटेजिकली, कि ये हमारे लिए बिल्कुल एक मामूली सी आम सी बात है, किसी को इसमें अचंबा नहीं होना चाहिए। ये वाटर बॉडी, ये एरिया, ये मकाम हमारी सरज़मीन का हिस्सा है और इस पर मुकम्मल इख्तियार हमारा है। हम जिसे चाहेंगे यहाँ से गुजरने देंगे, जिसे चाहेंगे नहीं गुजरने देंगे, जो यहाँ का रूल बनाना है बनाएंगे। आपको मालूम है कि इसके ऊपर एक पूरी डिबेट है, इंटरनेशनली ये बात की जा रही है कि देखें ईरान ने ये कर दिया, ईरान ने वो कर दिया। लेकिन जब आप अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज़, UN क्लोज, उसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ईरान फेंक नहीं रहा। ईरान जो बात कर रहा है, अगरचे आलमी कानून एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो फाड़ कर फेंक दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने। लेकिन जो कानून है जो पूरी दुनिया में मुरव्वजा, वो कानून यही है। और कानून का मैं आपके पास स्पेसिफिक UN क्लॉज क्या कहता है मैं आपके सामने रख देता हूँ। UN क्लॉज डिफाइन करता है कि आपके मैरीटाइम बॉर्डर्स कहाँ तक हैं, आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक है, किस मकाम से हाई सीज या इंटरनेशनल वाटर्स शुरू होते हैं, कहाँ पर एक्सप्लोरेशन का मादनियात और ज़मीन में छुपे हुए ख़जाने ढूंढने का इख्तियार उस मुल्क के पास है जिसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और जब उसके टेरिटोरियल वाटर की बात होती है तो वहाँ पर उसके क्या राइट्स हैं। 21 नॉटिकल माइल की हम बात कर रहे हैं, जो तंग आबी रास्ता आबनाए हुर्मुज़ ईरान और ओमान के दरमियान, और इस मकाम के ऊपर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, चोक पॉइंट है, वो 21 नॉटिकल माइल या 39 किलोमीटर्स का है। और जो UN क्लॉज है वो बड़े वाज़ेह तौर पर कहता है कि 12 नॉटिकल माइल तक एक स्टेट की बेस लाइन से, उसके शोर से, उसके साहिल से 12 नॉटिकल माइल तक उसका एक्सक्लूसिव, उसका जो टेरिटोरियल वाटर है 12 नॉटिकल माइल तक है। जिसका मतलब यह है जो बेल्ट है कोस्टल वाटर की, उसका 12 नॉटिकल माइल जब आप निस्फ करते हैं 21 नॉटिकल माइल को, तो वो बनता है लगभग 10.5 नॉटिकल माइल वो बनता है। यानी अगर ईरान और ओमान इसको मसावी तकसीम करें, बराबर तकसीम करें भी, तो भी 10.5 नॉटिकल माइल बनता है। और यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल की बात हो रही है। तो ईरान ने ये कहा है कि ये हमारा है और यहाँ से जो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज या फॉरेन वेसल्स है या पीसफुल पैसेज है, उसको भी देना ना देना हमारा और ओमान का इख्तियार है।
अब लोगों के जहन में ये आ सकता है कि इसका मतलब यह है कि ईरान ने कहा है कि आप ओमानी पानियों से गुजर जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। ये तंग आबी रास्ता, जिसमें आपको मालूम है कि हर मकाम समंदर में एक जितना गहरा नहीं होता, नीचे बड़ी चट्टानें भी मौजूद होती हैं, कोरल रीफ्स मौजूद होती हैं, और जो छोटी कश्तियां हैं, आबदोज है, वो यहाँ से मनूवर करके गुजर सकते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं एक ऐसे शिपमेंट की जिसपे 7 लाख बैरल तेल जो है वो तेल बरदार जहाज़ हो, तो उसका जो हल है, जो उसका जुस्सा है, जब आप उसको देखते हैं तो वो पानी से नीचे भी बहुत ज़्यादा होता है, और उसको एक बड़ी और खुली स्पेस चाहिए होती है उसको ट्रैवल करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर 2 शिपिंग लेन्स हैं, एक जाने के लिए पर्शियन गल्फ में इस्तेमाल होती है, एक पर्शियन गल्फ से एग्जिट के लिए इस्तेमाल होती है इनटू द इंडियन ओशन। तो ईरान अगर अपनी साइड का 12 नॉटिकल माइल या 10.5 फॉर दैट मैटर मुसावी तकसीम के बाद उसको बंद कर देता है, तो उस सूरत में आने और जाने वाली शिपिंग लेन्स नहीं चल सकती ओमानी पानियों में। तो ये बड़ा ही मुश्किल है टेक्निकली। इनोसेंट पैसेज को भी एक्सप्लेन करता है, और एक्टिविटीज़ नॉट कंसिडर्ड इनोसेंट, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें माहीगीर जो है वो फिशिंग जो है वो नहीं कर सकता, कोई भी आकर इनके पानियों में, इनके टेरिटोरियल वाटर्स में वेपन टेस्ट नहीं किया जा सकता, स्पाइंग नहीं की जा सकती, जासूसी नहीं की जा सकती, ना ही पोल्यूशन जो है वो फैलाई जा सकती है, और कोस्टल स्टेट ऐसे एक्ट्स को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए इकदाम उठा सकती है। और आगे एक्टिविटीज नॉट कंसिडर्ड इनोसेंट, उसके ऊपर ये सस्पेंशन ऑफ पैसेज, उसके बारे में ये कहा है कि जो एक कोस्टल स्टेट है वो टेम्परेरीली सस्पेंड कर सकती है जो इनोसेंट पैसेज भी है, यानी जो आम तौर पर अलाउ होता है उसको भी बंद कर सकती है फॉरेन शिप्स के इन स्पेसिफिक एरियाज में, अपने टेरिटोरियल सीज में, और अगर वो उनकी सिक्योरिटी के लिए इसेंशियल हो। तो लिहाजा ईरान ने वो मंसूबा, जाहिर है कि ईरान को क्रिपल किया जा रहा है, ईरान को वीक किया जा रहा है, ईरान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, लेकिन वो ममालिक जिनका तमाम तर दारोमदार उनकी मईशतों का, सऊदी अरब के पास बहीरा अहमर मौजूद है, मुत्तहिदा अरब अमारात से एक ऑयल की जो लाइन है वो गुजरती है, और वो ओमान के रास्ते फिर आगे समंदर की तरफ जाती है। वो जो गैस पाइपलाइन है या जो पेट्रोल पाइपलाइन है उसको इस्तेमाल कर सकता है मुत्तहिदा अरब अमारात। लेकिन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना कि जिससे इनकी फुल कैपेसिटी जो है वो एक्सपोर्ट हो सके, या बहरीन और कतर और कुवैत भी उससे फ़ायदा उठा लें, इसका कोई शॉर्ट, कोई इजी सोल्यूशन नहीं है। तो ये इस वक्त जंग इस मरहले पर पहुंच चुकी है, और जो तफसीलात आ रही हैं, बावजूद इसके कि फील गुड ख़बरें भी आ रही हैं जिनको इंजेक्ट किया जा रहा है, शायद इस बुनियाद पर कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत को संभाला दिया जा सके, या फिर स्टॉक एक्सचेंज जो हैं उनको संभाला दिया जा सके। लेकिन बड़ा वाज़े नज़र आता है कि ये हालात बेहतरी के नहीं हैं, ये हालात जो है वो कुछ चीज़ें अच्छे होने के नहीं हैं, बल्कि हालात संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।